हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। इसके आज हम लोग करने वाले हैं बच्चा आपके क्वेश्चन आंसर्स। क्या करेंगे आज हम लोग? आपके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे आप लोगों के बिग क्वेश्चंस वाला पार्ट, आप लोगों के जो एक्सरसाइज की बीच के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लेट्स एक्सप्लोर वाले और थिंक अबाउट इट वाले, एंड लास्ट में आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं मेन क्वेश्चंस, हम वो लोग सब कुछ आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है जी। सो अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जहां मैंने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन बहुत डिटेल सब कुछ समझा रखा है, अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप लोग वाली वीडियो चेकआउट करो, ताकि आप लोग को एटलीस्ट चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग इस वाली वीडियो पे आना, विच इज द क्वेश्चन आंसर्स वीडियो। ठीक है जी। एंड इसके बाद हम लोग इसके नोट्स लेकर आएंगे, फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ हम लोग कवर अप करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच अगेन फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैनल पे, यू गाइस नो दैट। एंड चलो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 है बिग क्वेश्चंस का। व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? आखिर कॉलोनियलिज्म होता क्या है? बिकॉज देखो चैप्टर का नाम ही यहाँ पे था कॉलोनियल एरा। तो जब अलग अलग फॉरेन पावर्स, यानी कि इंडिया के बाहर की पावर्स, चाहे ब्रिटिशर्स थे, डच थे, पोर्तुगीज थे, कुछ भी थे, जब वो हमारे इंडिया में आते हैं, हमें यहाँ पे आके कॉलोनाइज करते हैं, उसी के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। किसने क्या करा, किस तरह ब्रिटिशर्स ने अलग अलग वॉर करे और किस तरह ब्रिटिशर्स सारे ही यूरोपियन से आगे निकल गए, किस तरह उन लोगों ने हमको कॉन्क्वेर करा, कैसे हम पे राज करा, कैसे हमारा नुकसान करा और अपना फायदा करा, कौन कौन से फेमिन आई, हमने सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ऑलरेडी तीनों के तीनों पार्ट्स में कवर अप कर चुके। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? आखिर ये कॉलोनियलिज्म होता क्या है बच्चा, इसका मतलब क्या होता है, उसको जरा हम देखते हैं। तो कॉलोनियलिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसी चीज है जिसमें क्या हुआ था, कोई एक बाहर की कंट्री, कोई बाहर की पावर, कोई एक फॉरेन पावर हमारी कंट्री में आती है जो पावरफुल है हमसे, और हमारी कंट्री में आके किसी और टेरिटरी में जाकर अपना कंट्रोल वहां पे स्टैब्लिश करती है। अगर आपके ही लोग, अगर फॉर सपोज इंडिया में रहने वाले लोग ही इंडिया पे राज करें या इंडिया की एक टेरिटरी को अपने अंडर कर लें, उसको हम कॉलोनियलिज्म नहीं कहेंगे। जब कोई बाहर की कंट्री, हमारी कंट्री की नहीं है, कोई बाहर से देश आ रहा है, वो हम पे राज कर रहा है, वो हमारी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले रहा है, किसी भी रीजन को अपने कंट्रोल में ले रहा है, उसे हम कहते हैं बच्चा कॉलोनियलिज्म। और वहां पे अपने आप को स्टैब्लिश करा है, अपने घर लगा रहा है, अपने लोगों को यहाँ पे रहलवा रहा है, यानी कि अपने सेटलमेंट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे आपका कॉलोनियलिज्म। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज क्या होती है कि ये हमारे रीजन की जो पॉलिटिकल लाइफ है, यानी कि हमारे बेसिकली हमारी कंट्री की जो पॉलिटिकल लाइफ है, जहां पे अलग अलग राजा राज कर रहे हैं, उसको डोमिनेट करता है, यानी कि इससे ऊपर आ जाता है। हमारे यहाँ के राजाओं को वो नीचे कर देंगे और अपने आप को जो पावरफुल कंट्री है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट करते हैं वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, हमने चैप्टर में देखा है किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए हम लोगों का नुकसान करा, और हमारी कल्चरल लाइफ में भी वो लोग एंटर करते हैं, उसको खराब करते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, अपनी चीज को ऊपर करने के लिए। ये बात बहुत सिंपल समझ में आई। तो यानी कि कॉलोनियलिज्म में क्या हुआ, वो प्रैक्टिस जहां पर बाहर से फॉरेन कंट्री जो कि हमसे ज्यादा पावरफुल है आके हम पे राज करती है, हमें डोमिनेट करती है, अपने यहाँ पे सेटलमेंट्स लगाती है, अपनी फैक्ट्रीज लगाती है, अपना काम चलाती है, और फिर यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ सबको बेकार कर देती है, तहस नहस करके खुद को ऊपर कर देगी, डोमिनेट कर देगी अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। समझ में आ गया जी। सेकंड क्वेश्चन देखो, कहते हैं व्हाट ड्रीव यूरोपियन पावर्स टू इंडिया? आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या चीज थी जिसकी वजह से जो यूरोपियन पावर्स थे, जो यूरोपिया से लोग आ रहे थे, वो इंडिया में आ रहे थे। अब मैंने आप लोगों को ये सब चीजें पहले ही बता रखी थी कि आखिर यूरोप कहां पर है और यूरोपियंस जो है वो इंडिया में क्यों आ रहे हैं, हम वो सब चीज देख चुके थे। अगर मैं आपको दोबारा से एक बार वर्ल्ड मैप दिखाना चाहूं तो आप लोग यहाँ पे भी एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है, कि आखिर यूरोप कहां पर है, वो इंडिया में क्यों आ रहे थे, कब आ रहे थे, उसको आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। एक सेकेंड जरा मुझे देना आप लोग, ताकि मैं आप लोगों को ये पिक्चर जूम करके दिखा सकूं। ठीक है, एक ही सेकेंड लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता, डोंट वरी। देखो या ठीक है, आप जरा यहाँ पे देखो, आपको ये देखो, ये जो बड़े वाला पार्ट है सारा का सारा यहाँ तक का, ये आपका सारा है एशिया, जहां मेरा एक कर्सर घूम रहा है वो आपका बच्चा है एशिया।
और जो आपका ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है जहाँ पे छोटे छोटे से कंट्रीज हैं, ये आपका सारा का सारा है यूरोप। समझ में आ रहा है? ये आपका सारा है यूरोप, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो क्या है आपका यूरोप है। अब देखो आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये आपका है बच्चा ब्रिटेन। क्या है ये आपका? ये है आपका ब्रिटेन, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये छोटी छोटी सी और यहाँ पे कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, स्वीडन, यहाँ पे देखो, आप देखोगे यहाँ पे ना, ये पोर्तुगल है, यहाँ पर स्पेन है, आपको दिख रही है ये कंट्रीज, ये सब। तो ये सारी ही कंट्रीज जो हमारी है वो हमारी है यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है जी। तो अब ये जो यूरोपिया था वो इंडिया में क्यों आना चाह रहे थे, उनका इंडिया में आखिर क्या काम था, वो इंडिया में क्यों आ रहे थे, हम उसी के बारे में जरा यहाँ पर अपना पढ़ेंगे। कहते हैं यूरोपियन पावर्स इंडिया में आ रही थी बिकॉज हमको पता है इंडिया के जो रिसोर्सेज थे, इतना जहां पर इतना पैसा था, बिकॉज उनके आने से पहले हम इंडिया को सोने की चिड़िया कहा करते थे अपने एंशियंट टाइम्स में। बहुत अच्छा सब कुछ यहाँ पे चल रहा था, बहुत पैसा था इंडिया के पास, बहुत बढ़िया रिसोर्सेज थे इंडिया के पास, बहुत बढ़िया टेक्सटाइल थे इंडिया के पास, बहुत बढ़िया यहाँ पे सब कुछ चल रहा था। तो हम हमारे यहाँ पे स्पाइसेस, हमारे यहाँ के कॉटन, हमारे यहाँ के प्रीशियस मेटल जैसे कि जेम वगैरह, हमारे यहाँ की दालचीनी, मतलब बेसिकली जो स्पाइसेस वगैरह होती है, ये सब चीजें, हमारे यहाँ के टेक्सटाइल्स, तो बेसिकली यहाँ पे स्पाइसेस और हमारी टेक्सटाइल्स ये सबसे ज्यादा बढ़िया थी। आप लोगों को पता है ये चीजें इंडिया की बेस्ट थी, और ये सब चीजें इंडिया से अलग अलग जगहों पे ट्रांसपोर्ट भी, एक्सपोर्ट वगैरह होती थी। तो ये सब रिसोर्सेज हमारे यहाँ के इतने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया आर्टिसंस, यानी कि जो हाथ की कलाकारी का काम करते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स, उनके लिए बहुत प्रॉफिट बेसिकली जनरेशन का वो सोर्स था, जहां से वो बहुत प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। और धीरे धीरे करके जो अलग अलग यूरोपिया के ट्रेडर्स होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ये लोग चाहे ब्रिटिशर्स हो, चाहे फ्रेंच हो, पोर्तुगीज हो, डच हो, ये सब यहाँ पर आए थे। और ब्रिटिशर्स ने तो भैया यहाँ आके ना कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट को एक्सपैंड करा, बल्कि उन्होंने यहाँ पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल भी इंडिया में अपना किया था। तो दैट वाज कि हाँ जी, यूरोपियन पावर्स इंडिया में क्यों आ रही थी, बिकॉज इंडिया के रिसोर्सेज बहुत रिच थे, आइदर इट स्पाइसेस और द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हालांकि यहाँ पे आके उन लोगों ने सब कुछ खराब कर दिया, हमारा तहस नहस करके अपना इंटरेस्ट को मेंटेन रखा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आएगा, व्हाट वाज इंडियाज इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कहते हैं इस कॉलोनियल पीरियड के दौरान और इससे पहले इंडिया की इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे थे, हमारे यहाँ के जियोपॉलिटिकल यानी कि अलग अलग रूलर्स के बीच के इंटरेस्ट कैसे थे, उसकी हमने बात करनी है। तो पहले कैसे थे, और कॉलोनियल टाइम पे जब यहाँ पे आके ब्रिटिशर्स अपना राज कर रहे थे, उस टाइम पे यहाँ पे चीजें कैसी थी, उसकी यहाँ पर बात हमें करनी है। देखो हम यहाँ पे कहते हैं कि बिफोर द कॉलोनियल पीरियड, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, कॉलोनियल पीरियड से पहले सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, इंडिया के अपने इंटरेस्ट बहुत बढ़िया फुलफिल हो रहे थे, इंडिया अपना जो भी सामान प्रोड्यूस कर रहा था, स्पाइसेस, टेक्सटाइल वगैरह सब कुछ, वो सबका जगह जगह पे एक्सपोर्ट करता था आउट ऑफ कंट्री, और उससे इंडिया को बहुत अच्छे प्रॉफिट जो इंडिया जनरेट कर रहा था। हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया थी, हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। वो यहाँ पर हुआ तो वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक यहाँ पे इंडिया आता था, बहुत बढ़िया यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, अच्छे अच्छे हाथ की कलाकारी करने वाले लोग थे, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग किंगडम यहाँ पे आते थे। तो यहाँ पे सब कुछ हो रहा था, और इंडिया यहाँ पे टेक्सटाइल को, स्पाइसेस को, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह को अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में एक्सपोर्ट करता था, यानी कि भेजता था। लेकिन अब ये ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब ये मनहूस लोग हमारे यहाँ पे आ गए थे, तब यहाँ पर क्या हुआ था, इंडिया की जो वेल्थ थी, जो इंडिया की इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी, आपने वर्ड पढ़ा था ना चैप्टर में, जो हमारे यहाँ की खुद की इंडस्ट्रीज थी, वो सब डिक्लाइन हो गई थी। इन सबका कंट्रोल किसके हाथ में आ गया था, इन ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था, इन गोरों के हाथ में आ गया था, ट्रेड का भी और रिसोर्सेस का भी, यही हुआ था। और हमारे जो कंट्री की इकोनॉमी थी वो इन लोगों पे डिपेंडेंट हो गई थी। क्या हो गई थी, इन लोगों पे डिपेंडेंट हो गई थी, और इंडिया की अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो थी वो खराब हो गई थी। इंडिया के पास अपने इकोनॉमिक लेवल पे काम करने वाला यहाँ पे कुछ भी चीजें यहाँ पे नहीं बची थी। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमारी खराब हो गई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खराब हो गई थी, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पाइसेस, इन सबसे अफेक्ट होने वाली इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमारी वो भी रिड्यूस हो गई थी, यानी कि हम इकोनॉमिकली भी वीक हो गए थे और हम पॉलिटिकली भी वीक हो गए थे, क्योंकि जो यहाँ पे इंडिपेंडेंस जो थी वो खत्म हो गई थी, वो लॉस्ट हो गई थी। और वो क्यों हुई थी, हालांकि हम आगे उसको पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रीफ के आपको याद होना चाहिए कि हाँ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस खत्म हो गई। हमने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे ना, उन लोगों को क्या हो गया था कि भाई अगर दो यहाँ पे लोकल रूलर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स किसी एक का साथ दे देंगे कि आज मैं तेरे साथ हूं, और ये दोनों मिलकर फिर इसको हरा देंगे। जैसे ये हारेगा, ब्रिटिशर बहुत चालाक है, वो इस वाले एरिया पे भी कंट्रोल करेंगे, भाई मैंने तेरे को जितवाया है, और इस वाले एरिया पे भी कंट्रोल करेंगे कि अब तू वो काम करेगा जो तेरे को मैं कहूंगा। तो यानी कि पॉलिटिकली हमारी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई थी इन लोकल रूलर्स की वजह से ही, क्योंकि तो पता है क्या था,
कि महात्मा गांधी हमेशा कहते थे, आप लोग आगे पढ़ोगे इस चीज को कि हाँ किस तरह से अलग अलग मूवमेंट आए थे उस टाइम पे। महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया एक बहुत बड़ा मूवमेंट था विच वाज कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि नॉन कोऑपरेशन विच इज कॉल्ड एनसीएम। यानी कि सिंपल सा मतलब क्या था, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन हाँ एक बेसिक नॉलेज के रूप में महात्मा गांधी ने हमेशा कहा था कि अभी तक ब्रिटिशर्स हम हमारे ऊपर डोमिनेट इसलिए कर पाए या हमारे ऊपर सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमने कहीं ना कहीं उनके साथ कोऑपरेट करा है। ठीक है, अगर हम कोऑपरेट नहीं करते उनके साथ, अगर ना हम उनकी बात सुनते, उनकी चीजों का बॉयकॉट करते, सब कुछ अलग करते जो वो कह रहे हैं आराम से लड़ मार धाड़ के नहीं नॉर्मली, तो ब्रिटिशर्स इतने लॉन्ग टर्म तक हम पे राज ही नहीं कर पाते। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे वो कुछ इस प्रकार के थे कि दो लोकल रूलर्स अगर आपस में लड़ रहे हैं ना, तो वो ये नहीं कि आपस में मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े, नहीं, वो आपस में ही लड़ते रहेंगे। और लड़के जो एक होगा ना वो पहुंच जाएगा ब्रिटिशर्स के पास, हाँ वो मुझे मार रहा है, वो अटैक करेगा, वो अरे भाई पागल हो गया। अगर ये चीजें नहीं होती, अगर जो लोकल रूलर्स है वो आपस में नहीं लड़ते बल्कि जो कॉमन रूलर है, कॉमन एनिमी है, उनके अगेंस्ट लड़ते, शायद हमारा इंडिया कब का आजाद हो गया होता। लेकिन वही प्रॉब्लम है भाई, देर आए दुरुस्त आए, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आएगा, हाउ डिड द ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन ऑफ इंडिया इम्पैक्ट द कंट्री, कि आखिर जब ब्रिटिशर्स ने आके हम लोगों को डोमिनेट करा तो हमारे कंट्री पे उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो बेसिक से भाषा में पूछा गया है कि आखिर ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो देखो पहली बात, ब्रिटिशर्स का बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत लंबा इम्पैक्ट हम लोगों पे पड़ा था। पहली बात, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो हमने वो लाइन पढ़ी थी कि किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी का ड्रेन हुआ था। ड्रेन का मतलब क्या था कि जो भी यहाँ के रिसोर्सेज थे वो सब कहीं और ट्रांसफर हो गए थे। हमने देखा था इवन जब भुखमरी छा रही थी, यहाँ के लोग मर रहे हैं, प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूस करने के बाद भी वही लोग खाने के लिए मर रहे हैं। और वो जो बदतमीज से ब्रिटिशर्स थे वो सारा का सारा सामान पोर्ट पे लेके जाके अपने देश भिजवा रहे थे, सारा ग्रेन। और उनकी तो उनकी अपने यहाँ के जो ट्रेडर्स वगैरह थे वो भी कम नहीं थे, उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत सामान होल्ड कर लिया था, अपने पास रख लिया था कि जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा ना भाई तब तब डालेंगे मार्केट में, तो पैसा ही पैसा होगा। अरे पैसा ही पैसा के चक्कर में बेवकूफ हो, ये तो देख लेते कि अपने लोगों का नुकसान हो रहा है, वो लोग तो नुकसान जो कर रहे हैं तुम भी साथ साथ कर रहे हो, आ जा भैया फायदा करूंगा। ये जो चीजें थी उस टाइम पे बहुत हो रही थी, यानी कि अपनी इंडिया की जो वेल्थ है, अपनी इंडिया का जो पैसा है वो सब जो है ड्रेन हो रहा था। जो हमारे यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज थी, जो हमारी खुद की इंडिजीनियस इंडस्ट्री थी, वो सब यहाँ पे खराब हो रही थी। और यहाँ पे पॉवर्टी यानी गरीबी भैया बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल क्राफ्ट थे, ठीक है, जो हम लोगों के हाथ के काम थे, जो बहुत समय से चलते आ रहे थे, इन सब ने यहाँ पे बहुत सफर करा। इवन यहाँ पे जो फार्मर्स थे उन्होंने बहुत हैवी टैक्सेस भी पे करे थे, और हमें ये चीज पता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, इकोनॉमी खराब हुई, लोकल रूलर्स जब आपस में लड़ लिए, यहाँ पॉवर्टी हो गई, यहाँ बहुत ज्यादा, यहाँ पे एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे लोगों के लिए खाना ही नहीं है, हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो डिक्लाइन हो गई, बिल्कुल नष्ट हो गई, तो हमारे पास क्या बचा। अब अगर यहाँ पे ब्रिटिशर्स हमसे ये कहे ना, भाई हमने तुम्हारे यहाँ पे रेलवे लेकर आए, हम तुम्हारे यहाँ पे टेलीग्राफ लेकर आए, हम तुम्हारे यहाँ पे अपना बढ़िया सा एजुकेशन सिस्टम लेकर आए, ठीक है, और जो वो लाइन कही थी इतनी सुंदर, इतनी सुधरी लाइन कि पूरी की पूरी शेल्फ ना, बेसिकली वो क्या था कि वेस्टर्न इंडिया मतलब बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड की एक शेल्फ, लाइब्रेरी की एक शेल्फ ज्यादा बेहतर है, सुपीरियर है देन द होल लाइब्रेरी ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आई वाज लाइक व्हाट, क्या बोल रहा है भाई तू, पहले हमारे यहाँ का जो इतना एंशियंट लिटरेचर रहा है उसको पढ़ा है कभी तूने? तुमसे पहले आने वाले मुगल से नष्ट कर गए, और तुमसे पहले वाले मतलब जो ब्रिटिशर है तुम लोग, तुमसे पहले वाले जो रूलर आए हैं ब्रिटिशर्स के ही, तुम लोगों ने और नष्ट कर दिया। तो अगर ज्ञान नहीं है तो बातें नहीं करते, ज्यादा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए अगर आपको पता नहीं है तो, वो वाला काम था इनका, लेकिन वो लोग भूलते थे। तो रेलवे टेलीग्राफ अगर इन कहा गया कि हाँ जी इन लोगों ने ये सब इंट्रोड्यूस करा, तो हमने पढ़ा चैप्टर में भी पढ़ा था कि इन सब लोगों ने, इन्होंने जो ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करी थी वो उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए थी। रेलवे इंट्रोड्यूस करी ताकि अगर एकदम से कहीं पर भी लड़ाई हो जाए, इनकी भिड़ंत हो जाए, तो अपने लोगों को फटाफट से लेके जाके आर्मी को वहां पहुंचा दे। अगर इनको पोर्ट्स तक अगर सामान जो है गुड है, जो ग्रेन वगैरह है वो अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे देश के अंदर है, तो उसे पोर्ट तक कैसे लेके आना है, जल्दी से लाने के लिए रेलवे इंट्रोड्यूस कर दी, बातचीत करने के लिए टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस कर दिए, अपना एजुकेशन सिस्टम हम लोगों पे थोप दिया, हमारा इतना एंशिएंट लिटरेचर हटाकर। तो ये सब चीजें उन्होंने अपने उस पर करी, तो हमारा यहाँ से इकोनॉमिक लॉस हुआ, सोशल लॉस हुआ, चेंजेस हुए, पॉलिटिकल कंट्रोल जो था वो सब खत्म हो गया इंडिया वालों का, इंडिया पे ही। समझ में आया जी? अब देखो आपको
जो आपके लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन आंसर्स है ना, उसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं, जो मुझे लगा आप लोगों को पता होने चाहिए, मैंने वो वाले यहाँ पे जो मेंशन करे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है पेज नंबर 98 पे। तो मैं सीधे जरा उसी वाले पेज पे स्विच करती हूँ ताकि मैं आप लोगों को सीधे एक बार करा सकूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पेज नंबर 98, इस पे आपका क्वेश्चन था दादा भाई नौरोजी वाला, ये रहा। लेट्स एक्सप्लोरर का क्वेश्चन था व्हाई डू यू थिंक दादा भाई नौरोजी मींस बाय अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हिंट यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स थे, तो आपको बताना है। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि दादा भाई नौरोजी, एक सेकेंड रुको, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पर कि दादा भाई नौरोजी ने जो ये बात यहाँ पर कही थी कि उनके लिए ये अन ब्रिटिश रूल था इंडिया में, कि ब्रिटिशर्स का जो है जो रूल यहाँ पे था उसे उन्होंने कहा है अन ब्रिटिश रूल। अब दादा भाई नौरोजी ने ये चीज क्यों कही है, उसका उनका मतलब क्या था ये बात कहने से। और दादा भाई नौरोजी कौन से थे, आपके ये वाले थे, आपके दादा भाई नौरोजी इंडिया के थे, जाहिर सी बात है। उन्होंने अन ब्रिटिश इसको इसलिए कहा था क्योंकि बिकॉज ही बिलीव दैट ब्रिटिश वर नॉट फॉलोइंग देयर ओन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्वालिटी वाइल रूलिंग इंडिया। कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने खुद के ही जो प्रिंसिपल्स हैं उनके न्याय करने का, इक्वालिटी का, या बहुत सही से चीजें करने का, उन सबको वो अपने प्रावधानों को, अपने ही प्रावधानों को, प्रिंसिपल्स को वो फॉलो नहीं कर रहे थे। क्योंकि वो जो आपके ये थे ना दादा भाई नौरोजी थे, ये ब्रिटिश के पार्लियामेंट के एक मेंबर थे, एमपी थे, यानी कि बेसिकली 1892 में। तो उन्होंने कहा था नौरोजी ने, सो दैट ब्रिटेन क्लेम टू स्टैंड फॉर फ्रीडम एंड गुड गवर्नेंस बट इन इंडिया। मतलब बेसिकली देखो ना, आप खुद सोचो, ब्रिटिशर्स का ये पार्लियामेंट है और यहाँ पे दादा भाई नौरोजी यहाँ पर एक मेंबर है, और वो कह रहे हैं कि भाई तुम अपने पार्लियामेंट में तो तुम लोग बड़ा कहते हो कि हम फेयरनेस को हैं, हम जस्टिस हैं, हम न्याय देंगे, हम इक्वालिटी को बहुत प्रमोट करते हैं, हम अच्छी तरह शासन करेंगे, हम लोगों को आजादी देंगे, तुम ये काम तो बहुत कहते हो अपने पार्लियामेंट में। लेकिन जब बात आई इंडिया की, तुमने यहाँ पे आके भेदभाव करना शुरू कर दिया, तुमने यहाँ पे आके एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया, तुमने यहाँ पे ढंग का काम कौन सा करा। इंडिया वालों की अपनी गवर्नमेंट में कोई आवाज ही नहीं है, उनको उन पे तो तुम लोग बहुत हैवी टैक्सेस लगा देते हो, और जो भी पैसा होता है हम इंडियंस का वो तुम ब्रिटेन ले आते हो अपने। तुमने अपना राज्य वहां पे क्या रखा, तुमने ब्रिटिश रूल, हम तब कहते हैं जो जिस तरह से तुम लोग ब्रिटिश में राज कर रहे हो, अगर वैसे ही तुम लोग हमारे इंडिया में राज करते। लेकिन ब्रिटिश में तुम बहुत कह रहे हो अपने देश में, तुम ब्रिटेन में, कि भैया गुड गवर्नेंस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए लोगों को, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पे तुम उल्टा ही कर रहे हो। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे ये कहा, तुम अपने जो तुम्हारी वैल्यूज है जो ब्रिटेन में तुम लोग फॉलो करते हो, न्याय की, जस्टिस की, यानी कि ऑनेस्टी की, ईमानदारी की, तुम लोग वो तो इंडिया में फॉलो कर ही नहीं रहे हो। एक तरीके से जिस तरह तुम लोगों ने इंडिया में राज करा है वो ब्रिटिश रूल है ही नहीं, वो तो अन ब्रिटिश रूल है, जहां पे तुम लोग अपनी ही वैल्यूज का ध्यान नहीं रख रहे हो, बहुत अनफेयर तरीके से, अनइक्वल तरीके से, ऑपरेसिव तरीके से यहाँ पर इंडिया में तुम लोग राज कर रहे हो। बेसिकली उनकी बेइज्जती करते हुए बहुत पोलाइट वे में उन्होंने ये बात यहाँ पर कही थी। अब क्योंकि जाहिर है, अभी देखो आगे भी एक पॉइंट आएगा 102 पेज नंबर पे, जहां पे दादा भाई नौरोजी और ब्रिटिश के एक पर्सन के बीच एक बात करी जाएगी आगे, कि हाँ उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, उनका एक मतलब क्या था बेसिकली। तो उनके बारे में एक चीज अभी आगे आएगी, आगे पढ़ोगे आप। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे लगा इंपॉर्टेंट, कहते हैं व्हाट एग्जैक्टली डिड मकॉले मीन व्हेन ही रोट दैट अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। जो मकॉले ने यहाँ पर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करते हुए 1835 में एक माइन्यूट और इंडियन एजुकेशन पे जब वो लेकर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये लाइन यहाँ पे कही थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कही थी, कि इंडिया की पूरी पूरी लाइब्रेरी, पूरा का पूरा लिटरेचर भी यूरोपियन बुक्स के एक शेल्फ के बराबर जितनी वर्थ नहीं रखता है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, उसका मतलब क्या था उनका, एंड वाई शुड ही वॉन्ट टू मेक इंडियंस इंग्लिश इन टेस्ट एंड इन ओपिनियंस एंड मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। मतलब बेसिकली यहाँ पे मकॉले ने एक लाइन भी यहाँ पे कही थी कि मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर इंडियंस हैं, एक ऐसी इंडियन की क्लास बनानी है जो कि ब्लड तो हो, उनमें कलर हो इंडियंस का, लेकिन जो टेस्ट हो उनका, जो ओपिनियंस हो, जो इंटेलेक्ट हो, ब्रेन हो, दिमाग हो, वो सब इनका इंग्लिश वाला हो। तो ये उन्होंने यहाँ पे क्यों कहा था। आप इस चीज को उनके सिविलाइजिंग मिशन से कैसे रिलेट कर सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा चैप्टर के, आपको यहाँ पर डिबेट वगैरह करनी है। देखो यहाँ पे आपको तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आज सच यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे इतने। एक आधा पार्ट आपका पूछ लेंगे यहाँ से लेकर फॉर सपोज यहाँ तक का, या सिर्फ ये वाला पार्ट पूछ लेंगे हाँ जी मकॉले ने ऐसा क्यों कहा था। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा खुद से उस चीज को देखना पड़ेगा कि अगर आपसे सिर्फ ये पूछा गया कि हाँ जी मकॉले ने यहाँ पर ये वाली बात क्यों कही थी कि सिंगल शेल्फ भी हमारी बराबर नहीं है उनकी, उसके, तो उसका आंसर बस यहाँ से यहाँ तक होगा। अगर आप कहोगे इंग्लिश इन टेस्ट वाली लाइन क्यों कही, उसका आंसर ये होगा।
और सिविलाइजिंग मिशन वाला पॉइंट क्यों है, तो उसका आंसर यहाँ पर ये होगा। तो प्लीज यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये मत कहना मैम आंसर बहुत लंबे लिखवाए हैं आपने, क्योंकि मैं यहाँ पर आंसर्स को मैंने तोड़ तोड़ के लिखवाया है कि आपके एग्जाम में जो पर्सपेक्टिव पूछा जाए आप बस उसके लिए यहाँ पर प्रिपेयर रहो। कहते हैं जब मकॉले ने यहाँ पे ये वाली लाइन कही थी, उनका मतलब यहाँ पर ये था, जाहिर सी बात है कि जो यूरोप में जो नॉलेज दी जाती है वो मच 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 बेटर है दैन द इंडियन नॉलेज, बहुत सुपीरियर है उनसे। उनका मानना ये था कि जो इंडिया की लर्निंग है, जो यहाँ की ट्रेडिशंस है, जो यहाँ की बुक्स है, जो यहाँ का कल्चर है, वो बहुत ज्यादा ही बैकवर्ड है और उसको यूरोप के आइडियाज से, यूरोप के कल्चर से, यूरोप की नॉलेज से उसको हमें रिप्लेस करना होगा। जाहिर सी बात है उन्होंने यहाँ पे इसलिए कहा था क्योंकि उनका ये था यूरोप की नॉलेज मच बेटर है, मच सुपीरियर है दैन द इंडियन वन, इंडिया की बहुत बैकवर्ड है कल्चर वगैरह सब कुछ। अब उन्होंने ये वाली लाइन क्यों कही थी कि इंग्लिश इन टेस्ट होना चाहिए ओपिनियन वगैरह में, लेकिन कलर जो हो, ब्लड जो हो वो इंडियंस वाला ही हो। तो उनका यहाँ पर यह था कि उनको एक ऐसी क्लास बनानी है इंडियंस की जो कि ब्रिटिशर्स की तरह सोच सके, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ब्रिटिशर्स की यहाँ पर ये कॉलोनी है तो यहाँ पर जाहिर है कि यहाँ पर जो कलर होगा लोगों के फेस का, जो ब्लड होगा वो तो, क्योंकि इंडिया है यहाँ पर तो ब्लड तो यहाँ पर इंडियंस का ही होगा ना, यहाँ ब्लड तो ब्रिटिशर्स का नहीं बह जाएगा, वो चीज नहीं होगी। लेकिन हाँ, हम ऐसी क्लास बना सकते हैं जो कि यूरोप ब्रिटिशर्स की तरह सोचे, जिसका दिमाग वैसा चले, जो वैसा ओपिनियन रखे, जो वैसा माइंडसेट रखे। उन्होंने इसके लिए यहाँ पर ये काम करा था कि ऐसा यहाँ कर सके ताकि हम उन पे बहुत आसानी से गवर्न कर सके और आराम से जो है हम उनसे अपना काम भी निकलवा सके। फिर हमने कहा था कि जो यहाँ पर ब्रिटिशर जब आए थे ब्रिटिशर्स, तब उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे इंडिया को सिविलाइज करने आए हैं, बिकॉज इंडिया जो है बहुत बैकवर्ड कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत बैकवर्ड है, यहाँ का कल्चर, एजुकेशन, सब सिस्टम सब कुछ बहुत बैकवर्ड है, इसलिए हम इसको सिविलाइज करके इसको सुपीरियर बनाने आए हैं। तो वही वाली बात उन्होंने यहाँ पे कही थी। उनका मानना यहाँ पर यही था कि सिविलाइज करने के लिए आए हैं हम लोग, यहाँ पे अपने कल्चर को यहाँ पे स्प्रेड करने के लिए आए हैं, और ताकि जो इंडियंस हैं ब्रिटिश की अथॉरिटी को, ब्रिटिश की पावर को एक्सेप्ट कर सके। और ये जो सिविलाइजिंग मिशन था उसको यूज करा गया था जस्टिफिकेशन फॉर कॉलोनियल कंट्रोल, यानी कि ये लाइन मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने मेंशन करी यहाँ पे कि ये मैंने कहीं पढ़ी थी लाइन, आई थिंक बुक में थी या मैंने किसी आर्टिकल में देखा था, बट ये लाइन अच्छी लगी मेरे को कि जो सिविलाइजिंग मिशन था वो इस्तेमाल करा गया था जस्टिफिकेशन फॉर कॉलोनियल कंट्रोल, यानी कि अपनी कॉलोनी पे कंट्रोल करने का, वो जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हम तो भाई यहाँ पे सिविलाइज करने आए हैं, ताकि यहाँ पे किसी को ये ना लगे कि हाँ उन्हें कंट्रोल करा है, कुछ भी नहीं। हमको कह रहे नहीं, हमने कंट्रोल नहीं करा, हम तो बस यहाँ पे इन लोगों को सिविलाइज करने आए, बिकॉज ये लोग बहुत बैकवर्ड है, इनका एजुकेशन, इनका कल्चर, इनके थिंकिंग, इनका टेक्स्ट, इनका सिस्टम सब कुछ बहुत बैकवर्ड है। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आई थिंक 104 का, हाँ 104 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, एंड दिस इज ये वाला, What is meant by the sun never sets on the British Empire? कहते हैं Do you think this was a correct statement? यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे कही गई थी ऊपर कहीं पे कि ब्रिटिश के एम्पायर में सन कभी भी सेट नहीं होता। देखो यहाँ पर ये रहा कि एट द एंड दे asserted दैट इंडिया जो है वो फॉरएवर ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रहेगा, क्योंकि ऑन विच द सन नेवर सेट्स, बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश के एम्पायर के ऊपर जो सूरज है वो कभी भी ढलता नहीं है। तो उन्होंने ये लाइन यहाँ पे क्यों कही थी, वो वाली बात आप लोगों से यहाँ पर पूछी गई कि आखिर ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर क्यों दी गई। तो कहते हैं ये जो फ्रेज था द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, इसका मतलब यहाँ पे ये था कि ब्रिटिश एम्पायर इतना ज्यादा बड़ा है और वर्ल्ड में इतना फैला हुआ है कि कभी भी सन जो है उसके ऊपर ढल नहीं सकता। अब देखो ऐसा क्यों होता है, आप लोगों को ये चीज पता है ना कि जो वर्ल्ड होता है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक होता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसके जो भी सन के जो पार्ट है आपका वो जो सन के पास होगा वहां पे जो है वो सीजन रहेगा, मतलब बेसिकली यहाँ पर आपका मैं कहूं अगर समर्स रहेंगी, दिन का टाइम रहेगा, समर बोलूंगी क्योंकि जब भी अर्थ रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करेगी अराउंड द सन, तो उसमें सीजन्स में चेंज होता है, और जब भी अर्थ अपनी ही एक्सेस पे रोटेट करती है तो उससे आपके डे या नाइट में चेंज होता है। तो अगर सन के सामने है वो तो उस टाइम पे हमारे पास पता है हमें समर रहता है, और जब अर्थ रोटेट कर रही होगी तो जाहिर है एक समय पे एक एरिया में जो है यहाँ पर क्या रहता है, अर्थ के एक एरिया में यहाँ पर रहेगा दिन और एक एरिया में यहाँ पे रहती है रात। ये हमको चीज पता है, तभी आपने देखा होगा ऐसा कि इंडिया में अगर आपका दिन हो रहा है तो यूएसए में उस टाइम पे रात हो रही होगी। ये सब चीजें आपने कहीं सुनी होंगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, जरूर देखी होंगी। तो वही यहाँ पर कहा गया। और जब हमको ये पता है कि ब्रिटिश का एम्पायर इतना बड़ा है कि वो यहाँ पर भी है इंडिया के रूप में, है ना, पता है ना हमें ये चीज कि ब्रिटिश का एम्पायर इतना बड़ा है कि वो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है,
वो यहाँ पर भी है अफ्रीका में, वो यहाँ पर भी है। तो ब्रिटिशर्स का एम्पायर जगह जगह पे फैला हुआ है। अगर यहाँ पे फॉर सपोज अगर इस टाइम में यहाँ पे दिन हो रखा है तो यहाँ पे भी सन नहीं ढला हुआ है। अच्छा, अब जब 12 घंटे बाद यहाँ पे दिन होगा तब यहाँ पे रात हो जाएगी, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा। तो किसी भी समय में किसी भी चीज में ऐसा नहीं हो रहा है कि जो ब्रिटिशर का एम्पायर है, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे यहाँ वाला हो, कहीं पर भी रात हो रही हो। सूरज या तो यहाँ पे उगेगा या यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही। और दोनों ही तरफ अगर है यानी कि ब्रिटिशर्स के एम्पायर में दिन है। तो बस वही वाली बात को यहाँ पे घुमा फिरा के काफी अलग वे से यहाँ बोला गया था। ये काफी करेक्ट है ये, बिकॉज आपको समझा चुकी हूँ। कॉन्टिन्यूस हमारा जो है घूमता रहेगा, इंडिया में है उनकी कॉलोनी, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह है। और इस ग्लोबल रीच की वजह से कहीं ना कहीं तो उनका सूरज जो है वो उठा ही रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऑन द पेज नंबर, हाँ देखो अगर आप लोगों से ये पूछा जाए ना कि, हालांकि पूछते नहीं, मतलब बेसिक किसी भाषा में अगर आपसे जस्ट आपको जानना हो खुद ही कि हाँ मेन डिफरेंस क्या है आज के मैप में इंडिया के और इस वाले मैप में, तो जाहिर है आप लोगों को पता है आज का जो मैप है 2025 का मैप मान लो जो भी है वो कितना डिफरेंट हो चुका है। हमारे पास 8 यूटीज हैं और हमारे पास 28 स्टेट्स है। पता है हमें ये चीज, जम्मू एंड कश्मीर आप बना देना भैया, देखो इस तरीके से ये आपका लद्दाख वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ये आपका जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ये उत्तराखंड हो जाएगा, ये पंजाब हो जाएगा, ये हरियाणा हो जाएगा, यहाँ दिल्ली आ जाएगा, ये पूरा का पूरा यूपी हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ऐसे घूम कर इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें पता है कि हाँ किस तरीके से जो मैप है हमारे इंडिया का वो चेंज हुआ है। तो बस आप लोगों को वही बताना है। अच्छा, अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऑन द पेज नंबर 108 कि इंडिगो यानी कि जो नील की खेती है, जो नील है हमको पता है बहुत डीप और एक नेचुरल ग्रो होने वाला ब्लू पिगमेंट है जिसको हम डाई करने के लिए कपड़ों में इस्तेमाल करते थे। क्या आप ऐसे और नेचुरल सब्सटेंसेस बता सकते हो जिसको पहले के समय में क्लोथ को डाई करने के लिए इस्तेमाल करा जाता था? तो देखो भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन कौन से हो सकते हैं। हल्दी है तो उससे आप येलो कलर दे सकते हो, मंजिष्ठा अगर आपने देखा होगा तो उससे आप रेड कलर दे सकते हो, रेड के शेड आप डाल सकते हो डार्क कलर के। नीम अगर आपके देखा है, जाहिर सी बात देखी है, तो उसको ग्रीनिश ह्यूज यानी कि ना एक सैचुरेटेड ग्रीन वाला कलर, आपको अगर लाइट ब्राइट कलर देना है ना तो नीम से आप दे सकते हो। जो है ना कि मेहंदी हुआ करती थी उससे ऑरेंज यानी कि रेडिश ब्राउन काइंड ऑफ कलर देते थे। सैफरॉन यानी कि अगर क्या बोलते हैं उसको, केसर अगर है तो उससे आप गोल्डन येलो काइंड ऑफ आप कलर आपने देखा है, रेड और गोल्डन से कलर का होता है सैफरन, ऑरेंज काइंड ऑफ, तो आप उससे जो है वो वाला शेड्स जो है वो देने के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये कुछ नेचुरल पिगमेंट यहाँ पर है, नेचुरल डाई यहाँ पर है जिसको पहले के समय में ट्रेडिशनल रूप से इंडिया की टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों वगैरह में, चाहे वो साड़ी है, चाहे वो पगड़ी है, टर्बन है या टेपेस्ट्री है। टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पीस ऑफ क्लोथ जिसमें बेसिकली ना अलग अलग कलर के धागों से अलग अलग डिजाइन वगैरह बना रखे होते हैं, तो उसमें कलर डालने के लिए हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करा करते थे। फिर देखो यहीं पर नीचे की तरफ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमने यहाँ बात करी थी ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1817, इसमें एक वर्ड यहाँ पे आया था सिपॉय म्यूटिनी। तो यहाँ पर कहा गया था कि बाद में ऐसा हुआ था कि सिपॉय म्यूटिनी का जो ये टर्म था ना, इसको मना कर दिया था कि आप इस रिबेलियन के लिए, इस रिवोल्ट के लिए आप सिपॉय म्यूटिनी यानी कि सिपाहियों को मार देना जो उनकी म्यूटिनी है, ये वाला वर्ड को यूज नहीं करा जाएगा। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद ये मना कर दिया गया था। तो वही कह रहे हैं आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि हाँ आखिर इसको, इस वर्ड को यूज करने के लिए क्यों मना किया गया था। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, आपको समझाती हूँ मैं क्या है इसका मतलब। हमने देखा सिपॉय म्यूटिनी का मतलब यहाँ पर है कि सिपॉय यहाँ पर है सिपाही और म्यूटिनी यहाँ पर है उनको मार देना। अच्छा यहाँ पर अगर आप बच्चों अगर वो वाला बच्चा पर्टिकुलर, मुझे उस बच्चे का नाम नहीं पता, लेकिन हाँ उनका क्वेश्चन आया था मेरे पास है कि आखिर कमेंट आ रखा था बेसिकली, लेकिन कुछ कमेंट भैया मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हर कमेंट का कई बार, तो या कुछ दिन बाद कर देती हूँ वैसे, लेकिन अगर मुझे कमेंट दिमाग में है मेरे भी तो समझा देती हूँ मैं आपको। आपने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि आखिर सिपॉय म्यूटिनी जब ये हुआ था उस टाइम पे बहादुर शाह जफर को राजगद्दी क्यों दे दी गई थी, उनको अपने लीडर क्यों बनाया गया था। तो देखो बच्चा, जब ये रिवोल्ट हो रहा था जाहिर सी बात है उनको एक ऐसा रूलर चाहिए जो कि उनकी मांगों को पूरा कर सके, जो कि उनको लीड कर सके। उनको समय पे ये लगा कि मुगल एम्पायर खत्म तो बेशक होने को आ रहा है, कि मुगल यहाँ पर बचे नहीं है, लेकिन अब एक लास्ट मुगल का यहाँ पर एम्परर बचा है जिसके पास दिल्ली का थोड़ा बहुत कंट्रोल है। तो हम ऐसा करते हैं अपनी राजगद्दी उसको देते हैं, उसको अपना किंग बनाते हैं ताकि वो हमारे लिए लड़ सके। लेकिन वही वाली बात है, बहादुर शाह जफर बहुत ओल्ड हो चुके थे, वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए थे, वो खुद ही यहाँ पे डर कर बैठ गए थे। जो मेन काम किया था वो किसने किया था, हमारे सोल्जर्स, हमारे सिपाहियों ने, हमारे फार्मर्स ने, सबने यहाँ पर मिलकर करा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर सिपॉय म्यूटिनी का जो वर्ड था ये यहाँ पे क्यों हटाया गया था। कि पहली बात तो यहाँ पर म्यूटिनी वर्ड यूज करना कि छोटी बहुत, यहाँ पर म्यूटिनी अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि
थोड़ी बहुत मारधाड़ यहाँ पे हुई है, हल्का बहुत रिबेलियन हुआ है, हल्का बहुत यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पर हुई हैं, लेकिन वो चीज यहाँ पे दिखाना इतने बड़े रिवोल्ट को सही नहीं है, इसलिए पहले यहाँ पे म्यूटिनी वर्ड को हटाया गया। फिर दूसरा यहाँ पर ये कहा गया कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिपाही वर्ड को यूज कर रहे हो, सिपाही वर्ड को यूज कर रहे हो, यानी कि सोल्जर्स लड़े हैं क्या सिर्फ? इस रिवोल्ट में तो सिर्फ सोल्जर्स लड़े ही नहीं, इस रिवोल्ट में पीजेंट्स भी लड़े, रूलर्स भी लड़े, नॉर्मल आम जनता भी लड़ी, सब यहाँ पे लड़े। तो यहाँ पर इस बात को सिर्फ सिपाही की म्यूटेनी यहाँ पर कह देना, इट विल नॉट अ गुड पॉइंट। इसलिए यहाँ पर इस वर्ड को हटा दिया गया कि ब्रिटिशर जो भी ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट हम लोगों ने यहाँ पर करा था उन लोगों ने, तो यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर इंडियंस के बहुत सी जो कम्युनिटी है, रूलर्स भी यहाँ पर, पीजेंट्स भी यानी कि फार्मर्स, आपके फिर सोल्जर्स और नॉर्मल लोग, सब यहाँ पे लड़े हैं इसके अगेंस्ट। तो यहाँ पर सिर्फ सिपाही वर्ड यूज करना विल नॉट बी अ गुड थिंग, इसलिए यहाँ पे इसको हटाया गया और इसको 1857 का रिवोल्ट, रिबेलियन या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से, जो कि हमारा नेशनल स्ट्रगल था फ्रीडम का कॉलोनियल ऑपरेशन के अगेंस्ट, इस वर्ड को यहाँ पर इस्तेमाल करा गया। समझ में आया जी? अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब इसके बाद नहीं बचेगा, इसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे अपने क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज पे। इसकी अगर बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया हो जो कि आप लोगों को जानना हो, आप लोगों को समझना हो, तो आप लोग वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेंशन वाली बात कोई भी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास आएगा क्वेश्चन एक्टिविटीज का, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, पहले जिक्र कर चुके हैं इसका हम। अब यहाँ पे आपको इसकी 3 अलग अलग डेफिनेशन देनी है अपने नॉलेज के बेसिस पे। अब देखो यहाँ पे इसकी 3 डेफिनेशन कौन कौन सी हो सकती है। पहली बात यहाँ पे है, कॉलोनियलिज्म एक तब होता है जब एक कंट्री जो कि थोड़ी सी पावरफुल है हमसे, वो किसी दूसरी कंट्री का, दूसरे रीजन का यहाँ पे कंट्रोल ले ले अपने ही बेनिफिट के लिए, पहली डेफिनेशन। दूसरी यहाँ पर हो सकती है कि कैसी प्रैक्टिस है ये बेसिकली, जहां पे पावरफुल नेशन जो थोड़ा सा हमसे पावरफुल है, ताकतवर है, वो अपने रूल को, अपने सेटलमेंट को यहाँ पे स्टैब्लिश करे, अपने रिसोर्सेस को यहाँ पर लगाए, उसको कंट्रोल करे, यहाँ के लोगों को, यहाँ के ट्रेड को कंट्रोल करे। एक यहाँ पे डेफिनेशन ये हो जाती है। एंड थर्ड यहाँ पे आती है, कॉलोनियलिज्म का सिंपल सा अर्थ है जहां पे एक कंट्री दूसरी कंट्री को डोमिनेट करे, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली, कल्चरली, हर तरीके से यहाँ की पैसे को, यहाँ की पावर को कंट्रोल करने के लिए, इसको गेन करने के लिए। तो पहली बात यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंपल, आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि आखिर कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहते हैं, colonial rulers often claim that their mission was to civilize the people they ruled। कॉलोनियल जो रूलर्स हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के, जो जिन लोगों ने हम लोगों को कॉलोनाइज करा था, वो हमेशा एक बात कहते थे कि भाई हम तो यहाँ पे तुमको सिविलाइज करने आए हैं, हमारा मिशन है यहाँ पे सिविलाइज करना तुम लोगों को। तो कहते हैं कि क्या ये चीज इंडिया के केस में थी, अगर थी तो क्यों, और अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी। जाहिर सी बात है, मैं तो भैया यहाँ पे यही कहूंगी कि कतई भी ऐसा नहीं था। उन लोगों ने जो यहाँ पर बात कही थी बिल्कुल ही गलत थी, वो खासकर इंडिया के केस में। जो उन लोगों ने यहाँ पे कहा था ना सिविलाइज करना, बल्कि उनका मेन पर्पस वो नहीं था यहाँ पे लोगों को सिविलाइज करना। उनका मेन पर्पस था यहाँ का पैसा, यहाँ की पावर, यहाँ की वेल्थ को अपने देश में लेकर जाना भरकर, उनका यहाँ पर ये काम था। अगर उन लोगों का काम यहाँ पे सिविलाइज करना होता तो यहाँ की इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को, जो लोकल इंडस्ट्रीज उसको खराब नहीं करते। जो इंडिया हमारा एक समय पर एक्सपोर्टिंग देश हुआ करता था, उसको जो कि फिनिश गुड को ही बेचता था अलग अलग कंट्री में, पूरा फिनिश तैयार करके, उस इंडिया को इन लोगों ने एक रॉ मटेरियल को भेजने वाला देश बना दिया, जो कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कच्चा माल भेज रहा है दूसरी कंट्रीज को, और उन कंट्रीज से फिनिश गुड्स अब लेने वाला देश, इंपोर्टिंग कंट्री बना दिया एक एक्सपोर्टिंग कंट्री को। इतना बेकार काम तुम लोगों ने करा। तुमने यहाँ पे ऐसे लॉज लेकर आए जिससे तुम लोगों को ये फायदा हुआ, हमारे रिसोर्सेस को खत्म कर दिया, खराब कर दिया। तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ पे भुखमरियां छाई, फेमिन आई, 2 बार इतनी गंदी गंदी फेमिन आई, और भगवान की कृपा से, गवर्नमेंट की उससे, जब से हम लोग आजाद हुए हमारे यहाँ पे फेमिन नहीं आई है भाई। ठीक है, एक बार ऐसे कुछ सिचुएशन हो गई थी इंदिरा गांधी की वजह से बेसिकली 1976 के टाइम पर, लेकिन और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। ठीक है, सिचुएशन हुई थी, प्रॉपर भुखमरी नहीं चाहिए थी। तो उन लोगों ने अगर कोई ढंग के भी काम करे, एजुकेशन, रेलवे से नए लॉज को लेकर आना, वो भी तुम लोगों ने अपने ही कंट्रोल को बढ़ाने के लिए करा, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए करा, अपने बेनिफिट के लिए करा, अपनी कमाई के लिए करा। तुमने हमारे लिए कुछ नहीं करा है। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि आप सिविलाइज करने आए थे, हेल विद दिस सिविलाइजेशन, तुमने कुछ नहीं करा है हम लोग को सिविलाइज करने के नाम पे, सिवाय हमारा पैसा, हमारे आर्टिफैक्ट्स, हमारे ऑब्जेक्ट्स, हमारी कई चीजें, हमारी पावर, सब कुछ तुम लोग ले गए थे अपने यहाँ पर। सिर्फ तुमने जो हमारे हमको डोमिनेट करा है ना, उस बात को जस्टिफाई करना, ये कहकर कि सिविलाइज करा था, ये एक्सक्यूज बनाना बंद करो। ये वर्ड से मेरे गुस्सा निकल जाता है, सॉरी फॉर दैट। कहीं पे अगर थोड़ा लगे कि मैं लाउड हो रही हूँ, ठीक है, तो सॉरी। अच्छा, अब देखो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आएगा,
हाउ वॉज ब्रिटिश अप्रोच टू कॉलोनाइजिंग इंडिया डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर यूरोपियन पावर्स लाइक पोर्तुगीज, फ्रेंच और डच वगैरह। कहते हैं कि ब्रिटिशर की जो यहाँ पर अप्रोच थी इंडिया को कॉलोनाइज करने की, ये पोर्तुगीज या फ्रेंच वगैरह से अलग थी, जो बाकी यूरोपियन पावर्स थी उनसे अलग थी। ऐसा क्यों था? देखो कि जो बेसिकली हमारे जो फ्रेंच हैं, जो यहाँ पे पोर्तुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, उनका यहाँ पर मेन मकसद यहाँ पे पॉलिटिकली हम लोगों को कंट्रोल करने का इतना नहीं था। फ्रेंच यहाँ पर आए, बच्चा देखो फ्रेंच ने यहाँ पर क्या किया था, उनकी अलग कुछ लिमिटेड टेरिटरीज वगैरह थी, खासकर पुडुचेरी पे काफी उनका कंट्रोल यहाँ पे रहा था फ्रेंच वालों का, तो उन लोगों ने वहां पे करा था। ठीक है, तो उनका यहाँ पर ये रहा। बाद में हालांकि उनके खुद के ही ब्रिटिशर्स के साथ कुछ कंफ्लिक्ट वगैरह हो गए थे। इन लोगों ने भी ट्रेड पे ज्यादा ध्यान दिया था, टेरिटरीज जो है बहुत लिमिटेड थी, पुडुचेरी इनका मेन यहाँ पे रहा था। पोर्तुगीज का भी मेन यहाँ पे सेटलमेंट रही गोवा में, और वहां पे उन लोगों ने अपनी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया था, मेन काम किया था। थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रेड किया था, बाद में इनके भी कंफ्लिक्ट हुए थे मराठास वगैरह से, तो ये लोग खुद ही हट गए थे, हार गए थे। अब ब्रिटिशर्स के साथ तो इनका कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, वो लोग जा चुके थे। तो गोवा में इन्होंने यहाँ पे अपना किया था। इवन हमको याद होगा आप लोगों को कि गोवा में इन लोगों ने अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए गोवा का इंक्विजिशन भी किया था। जरा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि गोवा का इंक्विजिशन कौन से ईयर में हुआ था, जो जब इन लोगों ने यहाँ के लोगों के ऊपर अपने रिलीजन को थोपा था, तो वो कब किया था, कौन सा ईयर था वो। तो वो यहाँ पे कहा गया कि आखिर इन दोनों से अलग कैसे था आपका ब्रिटिशर्स का कंट्रोल, उनकी अप्रोच। तो ब्रिटिशर जब यहाँ पे आए थे, तो धीरे धीरे करके पहले उन्होंने ट्रेड में ध्यान दिया, और ट्रेड के बाद फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज वो कैसे बना, धीरे धीरे करके यहाँ के जो लोकल रूलर्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें घुस गए वो लोग, अपने आप को घुसेड़ लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, और बाद में ब्रिटिश का क्राउन के जब हाथ में आ गया तब उसके थ्रू इंडिया की जो लोकल रूलर्स की जो पॉलिटिक्स थी उसमें खुद को इंक्लूड करा, और धीरे धीरे करके अपना टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे डाल दिया, अपना लीगल सिस्टम यहाँ पे डाल दिया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम, शासन का सिस्टम भी उन लोगों ने यहाँ पर डाल दिया था। समझ में आ गया? तो धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश था वो इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर की जगह फुली कंट्रोल कॉलोनी उन लोगों ने बना दिया था, जहां पे उनका ही कंट्रोल यहाँ पर बढ़ता जा रहा था। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इंडियंस फंडेड देयर ओन सब्जुकेशन। ये बात हमने पढ़ी चैप्टर में। व्हाट डज दिस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया लाइक रेलवेज एंड टेलीग्राफ नेटवर्क्स। तो यहाँ पर ये जो बात यहाँ पे कही गई थी कि इंडियंस जो है वो अपने आप को, मतलब जो उनको सब्जुगेट करा जा रहा है ना, कि जो ब्रिटिशर्स ऊपर हैं और उनको अपने अंडर रख रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, वो उनके अंडर है इंडियंस, इस चीज को फंड भी इंडियंस ही कर रहे हैं, इस चीज के पैसे भी इंडियंस दे रहे हैं। आप इस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो उन लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए जो यहाँ पर वो अलग अलग चीजें बिल्डअप कर रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज पढ़ी थी कि जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रेलवेज बनाई थी, जो यहाँ पे टेलीग्राफ बनाए थे, इस सब यहाँ पे जो भी डेवलप करा था, बेसिकली पहली बात हमको पता है कि ये उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए था, हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं किया था। दूसरी बात, उन्होंने जो भी ये काम करा वो सब इंडिया के पैसों को यूज करके करा, कि जो भी वो टैक्सेस हम इंडियन से कलेक्ट कर रहे थे। और जब भी मैं बोल रही हूँ हम इंडियन से, हम का मतलब मैं नहीं हूं, मैं उस टाइम पे पैदा नहीं हुई थी, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो कि हमारे लिए लड़े हैं, या उस टाइम पर जब वो लोग थे, मैं उनकी यहाँ बात कर रही हूँ। तो हम कहते हैं कि जो भी यहाँ पर इंडियंस वगैरह हुआ करते थे, जो भी हम इंडियंस थे, तो हम लोगों से ही उन्होंने टैक्सेस लिए थे, हम लोगों के टैक्सेस से ही उन्होंने ये रेलवे बनाई, टेलीग्राफ के नेटवर्क बनाए, टावर खड़े करे, तो उन लोगों ने करा भी वो हमारे ही पैसों से काम। साथ साथ हम लोगों को ही एम्प्लॉय करके, हम लोगों को हमारे ही टैक्सेस में से थोड़ा बहुत अमाउंट पे करके उन लोगों ने हमसे ही काम कराया था, उन सब चीजों को बिल्डअप कराने के लिए। बेसिक से भाषा में समझ रहे हो आप? सारा काम करने वाले हम, एक्सप्लॉइट होने वाले हम, काम करने वाले हम, टैक्स देने वाले हम, पैसा देने वाले हम, लेकिन फायदा किसका? उनका। पैसा किसका रहेगा? उनका। बेनिफिट किसका? उनका। मजे किसके? उनके। सब कुछ उनका। हमारा क्या? एक्सप्लॉइटेशन। हमारा क्या? बेकदरी। हमारा क्या? टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। ठीक है, समझ गया इस चीज को? तो यहाँ पर वही वाली बात यहाँ पर ही कही हुई है। उन चीजों को मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि हाँ जी, उन्होंने यहाँ पर अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश करने के लिए उनका इस्तेमाल करा, इंडियंस जो टैक्सेस वगैरह आए थे उन सबको उन्होंने यहाँ पर यूज करा था। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, व्हाट डज द फ्रेज डिवाइड एंड रूल मीन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ हाउ दिस वाज यूज्ड इन ब्रिटिश इन इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिर डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट था, इसका मतलब क्या था, और ब्रिटिशर्स ने इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। देखो, डिवाइड एंड रूल का सिंपल सा मतलब है तोड़ो और फिर राज करो। तो अगर किसी का यहाँ पर यूनिफिकेशन, यहाँ पे दो दोस्त आपस में मिले हुए हैं, काफी मिलजुल के रहते हैं, अगर आप उनके बीच में दरार डाल दो, उनमें घुस जाओ बीच में और फिर इन दोनों पे ही राज करो, पता है ऐसे हुआ, पता है ऐसे हुआ, अब वो दोनों आपकी बात सुन रहे हैं। ये चीज उन लोगों ने यहाँ पर करी। ठीक है, समझ में आया?
तो वही चीज जो है वही काम इन लोगों ने यहाँ पे किया था और अपनी इस पॉलिसीज को यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, पहले यहाँ के कास्ट डिफरेंसेस में घुस गए थे, यहाँ के रिलीजियस के डिफरेंसेस जो यहाँ पर हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम में उसमें एंटर कर लिया था। पता है ब्रिटिशर्स ही थे वो मेन कॉज जिनकी वजह से हिंदू वर्सेस मुस्लिम का जो पार्टीशन हुआ था हमारे देश का वो हुआ था। उन्होंने चुन लगाई थी इस चीज की भी, उनकी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। फिर यहाँ पे कहते हैं कुछ दो तीन कम्युनिटीज को आपस में जो है उनको फेवर करना। अच्छा तुमको जॉब नहीं मिली, वो तो मिली हुई है, तुम्हारे पास ये नहीं है, उसके पास तो है। बे फालतू अपने आप को घुसेड़ने वाला काम इन लोगों ने किया था। और जो यहाँ पे इंडिया के रूलर्स हैं उनके बीच में घुस जाना, उनके बीच में दुश्मनी यानी कि राइवलरी पैदा करना, उनके बीच में मिसट्रस्ट पैदा करना, ये सब काम किसने किया था, इन्हीं बेवकूफों ने करा था। जिससे हम इंडियंस थे वो डिवाइड हो गए थे और ब्रिटिशर्स के लिए बहुत आसान हो गया था राज करना और इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि एक साथ होकर दोबारा से इनके रूल के अगेंस्ट लड़ना। तो बेसिक से भाषा में समझ चुके हो आप लोग मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब देखो ये जो आगे क्वेश्चंस है आप लोगों के 4 क्वेश्चंस, ये आप लोग चाहते तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, आप लोगों की प्रॉपर आपके ऊपर डिपेंड है बिकॉज यहाँ पे आपके कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जहां आपसे आपका पर्सपेक्टिव पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर है कि आपको अपने इंडिया की लाइफ का एक एरिया चूज करना है, चाहे आप एग्रीकल्चर चूज करो, चाहे एजुकेशन, चाहे ट्रेड, चाहे विलेज लाइफ, कुछ भी चूज करो और आपको बताना है कि वो जो चीज है वो कॉलोनियल रूल से किस तरीके से अफेक्ट हुई, बैड इफेक्ट क्या है उस पर। क्या आप बता सकते हो कि आज भी क्या उसके साइन देखे जाते हैं, क्या मतलब जो उस टाइम पे चेंजेस आए उसकी वजह से आज भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और आपको उसके लिए कोई शॉर्ट ऐसे लिख सकते हो, आप आई पेंटिंग लिख सकते हो, पोम लिख सकते हो, कुछ भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लूंगी एग्रीकल्चर को, मुझे बहुत वो रहता है एग्रीकल्चर का, उन लोगों ने नाश मारा हमारा बिकॉज कहीं ना कहीं इसी एग्रीकल्चर से हम लोगों की जो इम्पोर्टिंग कंट्री थी, सॉरी एक्सपोर्टिंग कंट्री थी, उसको उन लोगों ने इम्पोर्टिंग कंट्री में कन्वर्ट कर दिया था एंड आई रियली हेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। कहते हैं इनके रूल के अगेंस्ट जो इंडिया का एग्रीकल्चर था वो कंप्लीटली चेंज हो चुका था। इंडिया के जो फार्मर्स थे वो पहले जो भी सामान प्रोड्यूस करते थे, जो भी क्रॉप वगैरह प्रोड्यूस करते थे उससे अपनी नीड्स को फुलफिल करते थे और बाकी का जो सामान होता था, जो जो उनके पास क्रॉप वगैरह बचती थी उसको वो लोग लोकल मार्केट में सेल करके अपना प्रॉफिट अर्न करते थे, आराम से अपनी जीवन रेखा चला रहे थे अपनी इंडिया में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन लोगों को फोर्स किया था कैश क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, इंडिगो, सिल्क, कॉटन, जूट वगैरह ये सब चीजें कैश क्रॉप यानी कि जिनको जब हम सेल करें तो उनसे खूब अच्छा खासा पैसा आ सके, उन्हें हम बोलते हैं कैश क्रॉप्स बिकॉज उन सबकी डिमांड यहाँ पे ब्रिटिशर्स में काफी थी। तो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज में इन सबको कच्चे माल के रूप में प्रोवाइड करने के लिए उन लोगों ने हमसे ये सब चीजें प्रोड्यूस कराई। तभी मैं कहती हूँ कि इंडिया जो फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री हुआ करती थी। फिनिश गुड का मतलब है जब गुड बिल्कुल रेडी टू कंज्यूम है कि आप इसको अभी कंज्यूम कर लो, चाहे इसका इस्तेमाल कर लो, चाहे वो खाने के लिए कुछ भी चीज। तो जो पहले ऐसी कंट्री थी जो सबको बिल्कुल फिनिश गुड अलग अलग वर्ल्ड की कंट्रीज में सेल करा करती थी, अब वो कंट्री इंपोर्टिंग कंट्री बन चुकी है जो कि अलग अलग कंट्रीज को कच्चा माल और खासकर ब्रिटिशर्स को कच्चा माल देती है ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज में इस कच्चे माल से फिनिश गुड प्रिपेयर करे और फिर ये जो फिनिश गुड पहले इंडिया तुमको देती थी अब वो फिनिश गुड तुम इंडिया को देते हो। एंड आई रियली रियली हेट दिस पॉइंट, मुझे बहुत नफरत है इस चीज से, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं चीज याद करती हूँ। जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे पढ़कर ही बहुत गुस्सा आता है। बेसिकली उन लोगों ने हमारे फार्मर्स से बहुत हैवी टैक्सेस लिए, उनकी क्रॉप्स तक नष्ट कर दी। एंड जो फेमिन वाला केस था, बंगाल फेमिन और मद्रास फेमिन, आई वाज भाई बहुत गुस्सा आता है मेरे को। हैवी बर्डन हम लोगों पे डाल दिया था, जो फार्मर्स थे वो इन मनी लेंडर्स पे डिपेंड हो गए थे क्योंकि अब उनको पैसे पे करने ही करने हैं। हमने देखा था ना कितने हैवी टैक्सेस थे उन लोगों पे, चाहे क्रॉप प्रोड्यूस हो चाहे ना हो, पर उनको टैक्सेस पे करने हैं। उन टैक्सेस को पे करने की वजह से जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे वो उनसे पैसा लेते थे और पैसा लेकर बेचारे वो हमेशा, आज भी हम ये चीज देखते हैं कि हमेशा वो बेचारे जो फार्मर्स हैं, जो उनके बेटे हैं, उनके बेटे के बेटे बेचारे आज भी कर्जे में डूबे पड़े हैं बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बिकॉज ऑफ दोज ब्रिटिशर जो कि हमारे यहाँ पे आके हम पे राज करके अपना फायदा करके हमारा नुकसान करके चले गए। तो बहुत गुस्सा आता है, उनकी वजह से पॉवर्टी हुई, लोगों ने अपने लैंड खो दिए, भुखमरी छा गई, सब यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ब्रिटिशर्स। ठीक है जी, इससे पहले मैं और गुस्से में हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इमेजिन करो जो आप एक रिपोर्टर हो 1857 में जब वो रिवोल्ट हो रहा है और आपको एक न्यूज रिपोर्ट तैयार करनी है बेसिकली रानी लक्ष्मीबाई पे, जो कि झांसी में जिन्होंने जिस तरीके से इन ब्रिटिशर्स को रेसिस्ट करा था, रोका था। तो आपको बाद में एक टाइमलाइन भी निकालने हैं, एक स्टोरी बोर्ड बनाना है कि हाँ जी मई में क्या हुआ, फिर जून में क्या हुआ, 1857 में क्या हुआ, 1858 में क्या हुआ, आपको बताना है। जहाँ पे आप की इवेंट्स वगैरह को, जो लीडर्स वगैरह आप उसको हाईलाइट भी करोगे।
अब ये देखो, ये तो एक ऐसे है और ये लंबा ही था बेसिकली, 300 वर्ड का भी आगे कुछ अभी आएगा, तो ये था ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे मत कहना कि मैम ये लंबा है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन ही लेंदी है। कहते हैं ब्रेवरी किस तरह से उन्होंने यहाँ पे करी थी रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में, उसकी बात करनी है, जून की हम बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे एक न्यूज रिपोर्ट है, न्यूज रिपोर्ट में यहाँ पर किस तरीके से लक्ष्मीबाई को यहाँ पर दिखा रखा है उन रानी को, वो यहाँ पर आपको बताना है। कहते हैं एक बहुत बड़ी अपराइजिंग हो चुकी है नदन इंडिया वाले पार्ट में, और उसका हर्ट है यहाँ पर, दिल है यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई हमारी झांसी की, जो कि करेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहादुरी उसका चीज का, और पेट्रोइटिस उनका देशभक्ति का एक प्रतीक है, उसका सिंबल है। जब ब्रिटिशर ने उनके किंगडम को टेक ओवर करने की बात करी, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली क्राइटेरिया में, याद है हमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जहां पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ये वाला एक लेकर आए थे डॉक्ट्रिन, जहां पे उन्होंने कहा था अगर इस वाले देश का फॉर सपोज देश कह रही हूँ, अगर यहाँ पे किंग का या क्वीन का कोई नेचुरल मेल हियर नहीं है, नेचुरल मेल हायर नहीं है, तो वो जो रीजन होगा या वो जो किंगडम होगा उसको हम लोग कन्फिस्केट कर लेंगे। आप अडॉप्टेड चाइल्ड को अपना बेसिकली किंग, नेक्स्ट किंग नहीं बना सकते हो। तो उस चीज के अंडर जब रानी झांसी की रानी ने हमारी, ठीक है, उन्होंने जो है बिना लड़े ही उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं सरेंडर करूंगी, मैं लड़ूंगी पहले, मैं अपने बेटे को, चाहे मैं अडॉप्टेड ही सही, मैं उसी को राजगद्दी दूंगी, चाहे तुम में से कितना बोल लो। तो उसके लिए जब वो लड़ी थी तो रिवोल्ट यहाँ पर हुआ, उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करा, ट्रेन करा, मेन को भी वुमेन को भी, ताकि वो अपने फोर्ट को, अपने किले को डिफेंड कर सके, उसको बचा सके। जब ब्रिटिश के फोर्सेस ने झांसी में अटैक करा मार्च 1858 में, तो वो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से लड़ी, तभी हम कहते हैं खूब लड़ी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे कहते हैं ना। तो अपने ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को फ्रॉम द फ्रंट से उन्होंने लीड करा था, बेसिकली लीड करा था। झांसी हारने के बाद भी, लूज करने के बाद भी वो हटी नहीं थी, वो तांतियां तोपे के साथ गई थी और उनके सोल्जर्स को, उनकी फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया था। और वहां पे भी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बहादुरी से एक फियर्स बैटल लड़ा था ग्वालियर में जून 1858 में, जब उनकी मृत्यु हो गई थी बैटल में, लड़ते लड़ते निडर होकर वो लड़ रही थी अपनी भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। और ये जो उनकी ब्रेवरी थी, बहादुरी थी, ये आज भी लोगों को बहुत इंस्पायर करती है, उस चीज को, वो इंस्पिरेशन है। और ये हमारे इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, जो आजादी की लड़ाई रही है, उसमें ग्रेट हीरो रही है, आज भी है, आज पहले भी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ टाइमलाइन बतानी है कि हाँ जी 1853 में क्या हुआ था, कि उन्होंने क्या किया था। सॉरी, एक सेकेंड, ये इट्स 7 नॉट 3, इट्स 7, ठीक है। 1857 में जब उन्होंने जो है मना कर दिया था कि भाई मैं जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम्हारे इस अडॉप्टेड बेटे को नेचुरल लीगल हेयर के रूप में नहीं करेंगे, और हम तुम पे अनेक्स करेंगे, हम तुम्हारी टेरिटरी को कॉन्क्वेयर कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट मेरठ में शुरू होता है मई में, एंड देन पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाता है। जून तक आते हैं तो रिबेलियन है वो झांसी की रानी तक पहुंचता है, वो उन पे अटैक कर देते हैं, अपने किंगडम को वो डिफेंड करती हैं। मार्च 1858 अगले साल की बात कर रहे हैं हम, जब ब्रिटिशर जो है झांसी पे अटैक करते हैं, वो अच्छे से लड़ती हैं और वहां से वो भाग निकलती है, मतलब बेसिकली बच के जाती हैं, बच के वो भागती नहीं है, बस उनका ये होता है कि अब यहाँ से नहीं लड़ूंगी, अब मैं टाटे टोपे के पास जाऊंगी। ग्वालियर जाती है, उनको ज्वाइन करती हैं जून में, लेकिन फिर वो हीरोइकली लड़ते लड़ते बैटल में वो प्यारी हो जाती है मातृभूमि को, ठीक है जी। को ये जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जस्ट जो कि आप लोग याद रख सकते हो सिंपल वे से। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है। अब आप सोचो, एक ऐसे एक स्टोरी प्रिपेयर करो 300 वर्ड की, कि अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आए होते, अगर इंडिया कभी भी इन यूरोपियन पावर्स के द्वारा कॉलोनाइज नहीं करा गया होता, तो इंडिया की सिचुएशन आज कैसी होती, आपको बताना है। तो खुद का पाथ इंडिया का 300 वर्ड में लिखना है, तो भैया इतना लिखना पड़ेगा ना। तो कहते हैं इमेजिन करो अगर इंडिया को कभी भी किसी फॉरेन पावर ने, यूरोपियन पावर ने कॉलोनाइज नहीं करा होता, आज जो हमारी सिटीज है बहुत बिजी मार्केट होती, हमारे स्कूल्स, हमारी यूनिवर्सिटीज बहुत बढ़िया होते, हमारा एक सिर्फ मॉडर्न सिस्टम नहीं होता बल्कि बहुत बढ़िया साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी सब बहुत अच्छे से होती, लोग यहाँ पे बहुत अच्छे चीजों को समझते, करते, प्रैक्टिकल करते, शायद आज भी हमारे पास गुरुकुल जैसी चीजें बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होती, जो बहुत ही मैं कहूंगी काफी
अंडर रेटेड हो गई है ना, तो वो चीज नहीं होती इतनी। फार्मर्स जो अपनी क्रॉप को ग्रो कर पाते हैं बहुत आराम से बिना हेवी टैक्सेस को पे करे। विलेज जो है और खुश होते, विलेजर्स जो है, जो फार्मर्स हुआ करते थे, वो उनको इतना टैक्स पे नहीं करना पड़ता, वो प्रोस्पेरस होते। नहीं, आज वो शायद मनी लेंडर्स के जो कर्जा है उनके ऊपर, उसमें डूबे नहीं होते। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो और बढ़िया होती, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो और बढ़िया होता। आज हमारे बाकी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड होते हैं वो और फ्लरिश करते। और इंडिया आज भी, हालांकि जाना जाता है, लेकिन फिर भी और ज्यादा अपने इन्वेंशंस के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, स्पाइसेस के लिए जाना जाता। और उस समय पर भी जाना जाता जब ब्रिटिशर्स ने उसको इम्पोर्टिंग कंट्री बना दिया था। और अभी तक आई होप आप लोगों को पता होगा एक्सपोर्ट का और इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम अपने देश से किसी और देश में कोई चीज बेचते हैं, और इम्पोर्ट का मतलब होता है जब हम किसी और देश से अपने यहाँ कोई चीज मंगाते हैं। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर ये बोला कि सब चीज यहाँ पे बहुत, हमारा जो नेशन होता है बहुत एक साथ मिलजुल कर होता, यूनाइट होता काफी ज्यादा। आर्ट और म्यूजिक, लिटरेचर, ये सब चीजें जो है बहुत ग्रो करती। हमारे ट्रेडिशन जो है बहुत बढ़िया होते, नए आइडियाज के साथ मर्ज भी करते। हम सबके पास अधिकार होता है स्कूल जाने का, जो कि हालांकि आज भी है काफी हद तक। और इंडिया जो है मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, साइंस में, सब में लीडर बन चुका होता शायद से। लोग बाग बहुत बढ़िया से यहाँ पे रहते। 20th सेंचुरी में जो लोग थे वो काफी वेल्दी। अच्छा देखो, ये जो हमने बेसिकली बात करी, खासकर हमने ये बात करी 19th सेंचुरी की, उस टाइम पे कैसा होता, ये हम बात कर रहे हैं आज की कि आज हम कैसे हैं, या और ज्यादा कितने बढ़िया हम हो सकते थे। हालांकि आप इन पॉइंट्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हो। हमें आज भी हालांकि अपने कल्चर पे, अपने हिस्ट्री पे बहुत प्राउड है। कुछ गलतियां हुई है बेशक से, लेकिन तभी हमें बहुत गर्व है उस चीज पे। जो बच्चे हैं वो ओपन फील्ड्स में खेलते हैं, बहुत बढ़िया पैसा होता, हमारे पास खाना होता, शायद इंडिया को आज भी हम सोने की चिड़िया कहते। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर जो हमारे पास शायद से आज भी होती। सेवन नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं कह रही थी ना कि दादा भाई नौरोजी और ब्रिटिश के ऑफिशियल के बीच में एक डायलॉग है, बेसिकली डिस्कशन यहाँ पे करना है, तो उसकी यहाँ बात करी गई है, तो वो आपको करके दिखाना है। एंड क्योंकि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिशर्स के ही पार्लियामेंट में एक एमपी थे, तो वो ज्यादा गुस्से से या ज्यादा उससे कोई चीज नहीं कह सकते थे उनको। लेकिन वो कुछ बातें यहाँ पर थी जो वो कहते थे। ब्रिटिश के ऑफिशियल यहाँ पे कह रहे हैं उनसे, दादा भाई नौरोजी से, आई हियर यू आर क्रिटिकल ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जो उन्होंने ऊपर यहाँ बात कही थी ना कि तुम अपने पार्लियामेंट में तुम लोग कहते हो कि भाई हम फेयर हैं, हम जस्टिस देंगे, हम इक्वालिटी देंगे, लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि तुम तो यहाँ पर ये कहते हो, लेकिन इंडिया में तुम इसका उल्टा ही यहाँ पर कर रहे हो। तो यहाँ पर इस वाली बात के ऊपर मैंने यहाँ पे रोल प्ले बना दिया है। तो कहते हैं, जो ब्रिटिश के ऑफिशियल यहाँ पे कहा, वो कहते हैं दादा भाई जैसे, हाँ हमने सुना था कि आप हमारे इंडिया के शासन के ऊपर काफी कंसर्न है, आप काफी उससे दिक्कत कर रहे हो, आपको दिक्कत है कोई उस चीज से, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको उस चीज से। तो दादा भाई कह रहे हैं, आराम से कह रहे हैं, कंसर्न, अरे कंसर्न नहीं है भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि ये वो रियलिटी है जो तुम लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, कि ब्रिटिशर जो है क्या कर रहे हैं, तुम इंडिया की जो यहाँ पर है ना, तुम उसको, अपनी जो वेल्थ है उनकी, उसको तुम चूस रहे हो भाई, उसको सक कर रहे हो, तुम लोग खत्म कर रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो उस चीज को। जो हमारे फार्मर्स है वो सब मरते जा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं भाई, फेमिन आ रही है हमारे यहाँ पे, हमारे जो हाथ के कलाकार है वो सब नष्ट होते जा रहे हैं। और तब भी क्या तुम इसको प्रोग्रेस कहते हो, ये प्रोग्रेस है? अच्छा जी। तो ब्रिटिशर को ऑफिशियल यहाँ पे कह रहा है, खुद को डिफेंड करते हुए, भाई प्रोग्रेस ही तो है, हमने तुम्हारे यहाँ पे रेलवे बनवाई, हमने तुम्हारे यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करा, स्कूल बनवाए, और हमने तुम्हारे यहाँ पे टेलीग्राफ भी बनवाए। तो तुमको नहीं लगता कि इंडिया इंडिया को बेनिफिट कर रही है ये चीजें? नरोजी जो है थोड़ा, दादा भाई थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं, वो कहते हैं बेनिफिट, इंडिया को बेनिफिट कर रही है ये चीजें, पागल बना रहे हो क्या? तुमने रेलवे बनवाई अपने बेनिफिट के लिए, ताकि तुम अपने गुड्स को पोर्ट्स तक ट्रांसफर कर सको, अपने आर्मी को, अपने सोल्जर्स को, अगर अंदर है वो तो फटाफट से उन्हें बाहर लेके जा सको लड़ने के लिए। जो तुमने हमारे यहाँ के फार्मर्स पर टैक्सेस लगाए हैं वो अनबियरेबल है, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, हमारे यहाँ पे बार बार भुखमरी छा रही है, हमारे मिलियंस ऑफ इंडियन जो है वो सफर कर रहे हैं। और तब भी तुम कह रहे हो कि तुम लोगों ने हमारे लिए कुछ करा है? तुम अपने आप का ही पेट भरे जा रहे हो, अपने आप को ही पैसे वाले बनाए जा रहे हो। तो ब्रिटिश का ऑफिशियल कह रहे हैं, तुम हमें जाने के लिए कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो हम चले जाएं यहाँ से? हालांकि उनको कहना चाहिए था कि हाँ चले जाओ भैया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कुछ आर्टिकल्स भी देखे थे, उन्होंने ये चीज नहीं कही थी। उन्होंने कहा था नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे जस्टिस डिमांड कर रहा हूँ, कि तुम हमें न्याय दो, कि जिस न्याय की बात, जिस इक्वालिटी की बात, जिस फ्रीडम की बात, जिस फेयर रिप्रेजेंटेशन की बात तुम अपने पार्लियामेंट में करते हो ना, वो चीजें तुम यहाँ पर करो।
हमें यहाँ पे सिविलाइज करो, तुम सिविलाइज का नाम लेकर ना हमें एक्सप्लॉइट मत करो, ये बात उन्होंने उनसे कह दी थी, मतलब जस्ट अ डिस्कशन बेसिकली। और वो कहते हैं आई सी योर पॉइंट नरोजी, आई सी योर पॉइंट, ओके, पॉइंट पॉइंट नहीं है भाई, ये सच है जो तुम लोग छुपा ही नहीं सकते हो। और इंडिया विल राइज व्हेन इट्स ओन पीपल आर गिवन अ फेयर चांस, वो नरोजी जो है लास्ट में कहते हैं इंडिया जो है तभी राज कर पाएगा एक्चुअल में, तभी वो ऊपर उठ पाएगा जब उनके इंडिया के खुद के लोग उस पर राज करेंगे। तो दिस वाज जस्ट अ हिस्टोरिकल डिस्कशन जो कि उनके बीच में हुआ होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आता है, एक्सप्लोर करना है आपको लोकल रेसिस्टेंस मूवमेंट। फॉर सपोज जैसे उस टाइम पे हमने देखा था कि ट्राइबल्स वगैरह ने, पीजेंट्स वगैरह ने काफी रेसिस्ट करा था, उसमें से हमें कोई एक भी ले लेना है अपनी स्टेट का, अपने रीजन का, और उस पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है जहां पे आपको बताना है कि उसमें ट्रिगर क्या रहा था, कि क्या वो मेन पॉइंट आया था जब वो रिबेलियन, या मैं कहूंगी जब वो रेसिस्टेंट मूवमेंट शुरू हो गया था, जब उन लोगों ने बिल्कुल रोकना शुरू कर दिया, किसने इस मूवमेंट को लीड करा, उनकी डिमांड क्या थी, ब्रिटिशर्स ने रिस्पॉन्ड कैसे करा, और आज भी आप उसको जानते कैसे हो, आपको याद कैसे है वो सब चीजें, आपको वही यहाँ पर लास्ट पॉइंट के रूप में आपको बताना है। कहते हैं अब मान लेते हैं हम यहाँ पे लेके चलते हैं कोल अपराइजिंग जो कि ट्राइबल्स की ने करी थी 1831 से 32 के बीच में। अब उसमें देखो मेन ट्रिगर क्या उठा था, जब ब्रिटिशर्स ने जो ट्राइबल्स के पास ट्रेडिशनली अधिकार हुआ करते थे फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पे, वो उनसे अधिकार छीन लिए थे, और दूसरा जो उनका लैंड था वो लैंड जो है वो किसी और को ट्रांसफर कर रहे थे, उन सब चीजों से बहुत हाई टैक्सेस ले रहे थे, वो उनका मेन यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट था, जब उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था तो वो यहाँ पर चीजें रही। लीडर्स यहाँ पे कौन कौन थे, जो लोकल ट्राइबल्स के चीफ थे, जो बड़े लोग थे, चाहे बुधू भगत थे, चाहे जहर सिंह थे, इन लोगों ने इस चीज को जो है लीड करा था, इस मूवमेंट को लीड करा था। इन लोगों की डिमांड क्या थी, कोल पीपल की, कोल ट्राइब्स की, कि जो उनका लैंड है, जो उनका उनका खुद का लैंड है, जो ट्रेडिशनल लैंड है, वो उनको वापस दे दिया जाए, उनके ऊपर हाई टैक्सेस ना लगाए जाएं, और जो उनका यहाँ पर ट्राइबल के कस्टम है, जहाँ पे उनके पास फॉरेस्ट के अधिकार होते हैं, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस के, टिम्बर नॉन टिम्बर के अधिकार होते हैं, और जो उनकी जिंदगी आराम से जीने की, उनको वो जीने दिया जाए, उनकी प्रोटेक्शन करी जाए, तो वो उनकी मेन डिमांड थी। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड हालांकि किस तरह से किया था, जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे अपराइजिंग हो रही है, यहाँ पे लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, तो उन्होंने इस रिवोल्ट को क्रैश कर दिया था, हटा दिया, क्रश कर दिया, और बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स को या विलेजर्स वगैरह को उन्होंने मार दिया था अपने। और फिर उसके बाद बल्कि उन्होंने उन वाले रीजन्स पे जो उनके कंट्रोल के एक्चुअल में नहीं थे, वो थे तो ट्राइबल्स के, उन्होंने उस पर कंट्रोल अपना और बढ़ा दिया था। और आज भी हम इस चीज को जानते हैं क्योंकि जो ट्राइबल लोग हैं वो आज भी उनको याद है कि यहाँ अपराइजिंग जो है कैसे हुई थी, उनको उस टाइम की सुनी सुनाई कहानियां याद है, फॉक स्टोरीज जिन्हें हम कहते हैं, फॉक टेल्स हम कहते हैं, फॉक सॉन्ग्स उनको याद है अपने हीरोज के बारे में, उनको याद है कि हाँ किस तरीके से कहते हैं कुछ विलेजेस में ना, उनसे वो लगता है मेले लगते हैं जब बताते हैं क्या हुआ था, इवन कई जगहों पे उस चीज को लिखा हुआ है, वो चीज बता रखी है कि हाँ जी यहाँ पर ये सब चीजें हुई थी, तो वो चीज यहाँ पे रहती है, उन लोगों को याद रहती है। उन लोगों ने स्कूल्स वगैरह में भी पढ़ा है अर्ली ट्राइबल रेसिस्टेंस के बारे में, जैसे हम लोगों का एक एजुकेशन सिस्टम है मेन स्ट्रीम का, ऐसे मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट में आपके ट्राइब्स रहते हैं ना आज के टाइम पे, उनका भी अपना एक एजुकेशन सिस्टम है, बिकॉज उनका अपना अलग कल्चर है, बिलीफ है लाइफ का। तभी मैं कहती हूँ कि यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं उन सबको यहाँ पे बिना परमिशन के जाना भी अलाउड नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में। भैया उन्होंने जाहिर सी बात है अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने बुक्स में इन सब चीजों के बारे में जाहिर है पढ़ा जरूर होगा, और इसलिए उनको याद है ये चीजें आज भी। That's all for the chapter for the question answers. I really hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। आपको इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आप लोगों को। इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अगर वीडियो को एंड तक देखा है तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।